अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्फ अमरत विद फ़ारान शाहिद में आपको खुशामदीद कहा जाता है। मैं हूँ फ़ारान शाहिद। आज हमने हस्बे वादा आपसे कहा था कि हम आपको एक ख़ुसूसी मेहमान से मिलवाएँगे, तो वह मेहमान आपके सामने हैं। ये जो बासलाहियत शख्सियत आपके सामने बैठी हैं, ये एक अमेरिका में फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर हैं और गुज़श्ता कुछ सालों से अमेरिका में ही मुक़ीम हैं और अपना एक बिज़नेस है जो कामयाबी से रन कर रही हैं। तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये ख़ुसूसी इंटरव्यू जो है आपके लिए लिया गया है ताकि आपको अपने करियर के हवाले से बहुत सारे सवालात जो हैं, उनके जवाबात मिल सकें। तो चलते हैं चांदनी सईद साहबा के पास। कैसे हैं चांदनी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर द अमेजिंग इंट्रोडक्शन। माय प्लेजर। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। आई थिंक देयर इज दिस ग्लोबल पेंडेमिक गोइंग ऑन और हम सभी होम बाउंड हैं, तो इसलिए ज्यादातर काम अब घर से होता है। इनफैक्ट पूरा काम घर से ही होता है, बाहर से नहीं हो सकता। तो रूटीन में क्या चल रहा है आपके? Routine is pretty much the same because I used to work from home and then now I'm working from home and it's exactly the same thing. Routine वही है कि I wake up, I just get to work and then I think by 5 and 6 my day is out. Okay, तो क्वारंटीन लाइफ को कैसा एंजॉय किया आपने, बोर हुए? ये एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि इसके दो जवाब हैं। एंजॉय डेफिनेटली किया, बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर मैंने नई नई डिशेस बनाना सीखी। अपने अपने जो मेरे शौक हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने के शौक हैं, उनसे रिलेटेड बहुत स्टडी की मैंने, बहुत रिसर्च में टाइम गुजरा मेरा। और ऑब्वियसली सिंस होम बाउंड ही है तो व्हाई नॉट मेक दिस टाइम यूजफुल, क्योंकि इतना टाइम अब मिल गया है कि मतलब बाहर तो आप जा ही नहीं सकते। देन जस्ट स्टे होम एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, बी प्रोडक्टिव। ओके, तो आप कौन से सिटी में हैं, आप कौन से स्टेट्स में हैं आप? मैं कैलिफोर्निया के अंदर रहती हूँ। कैलिफोर्निया में रहते हैं। अच्छा चांदनी, अपने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि उसके बाद फिर जो है आपके बाकी सवालात की तरफ जाएंगे। कहाँ से शुरू करूँ? अब आपने जिंदगी बोल दिया, इतनी लंबी है, मतलब इतनी इब्तदाई सारी जिंदगी कहाँ पढ़ा आपने, कहाँ से? Actually, I was actually born in Pakistan. I came here when I was younger. I did my schooling from here, then I went back to Pakistan. वहाँ पर मैंने बहुत ही young age में जॉब स्टार्ट कर दी। I was 18, उसी वक्त NIC मिला और फिर उसी वक्त मुझे जॉब मिल गई, which is a very good thing for me क्योंकि surprisingly वो मेरी बर्थडे पे ही मिली मुझे जॉब। जिस दिन मेरी बर्थडे थी उस दिन मेरा जॉब इंटरव्यू था, तो बड़ा ही अच्छा गिफ्ट मिल गया अल्लाह ताला की तरफ से मुझे। और उन वक्तों के हिसाब से वो जॉब भी बहुत अच्छी थी। TRG में कॉल सेंटर में मैं काम करती थी और उस उम्र में उस मतलब वो जॉब इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो वहां से स्टार्ट हुआ मेरे करियर का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आई स्टार्टेड ग्रोइंग। जैसे अब कॉल सेंटर है तो फिर उसके बाद अब मैं यही हमेशा सोचती थी कि इससे आगे भी एक दुनिया होगी, क्योंकि वो तो पहली जॉब थी, मुझे पता ही नहीं था कि और अपॉर्चुनिटीज क्या है, दुनिया में हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या बन सकता है। नो आइडिया, ऑब्वियसली उस वक्त बहुत यंग थी। लेकिन जो बेसिक्स होते हैं कहीं पे भी काम करने के, जैसे पेशेंस और जो भी आपके वर्क एथिक्स डेवलप होते हैं, तो उसके लिए जिंदगी में यंग एज में जॉब करना बहुत जरूरी है। आई थिंक इट्स अ कैरेक्टर बिल्डिंग काइंड ऑफ अ थिंग। It actually builds your character and it prepares you for the practical world, in all sense of the word. And उसके बाद जब मैंने फिर उसके बाद मैं सोची थी चलो what next. I always used to think, because बचपन से ही मैं हमेशा फ्यूचर का सोचती थी कि अब क्या होगा। मैं सोचती थी कि चलो अभी मैं यहाँ काम कर रही हूँ अपने एज के हिसाब से सही है, बट 5 साल बाद 6 साल बाद क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, क्या ये इंडस्ट्री भी होगी या आगे पॉसिबिलिटीज हैं क्या। तो उसके बाद फिर मैंने काफी जॉब्स बदली। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है कराची की, उसके अंदर काफी सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस जो अपने अपने टाइम के, एग्जैक्ट हो गया, सालसॉफ्ट हो गया, मतलब दे वर द नेम्स। उसके बाद मैंने काफी जगहों पे काम किया और डिफरेंट चीजों में काम किया। हमेशा ऐसे नहीं रखा मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग, और ये सबके लिए डिफरेंट होता है कि आप या तो एक करियर पाथ चूज करो और यू स्टिक टू इट एंड यू कीप ऑन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग until you specialize in it. Some people, the other people are like me, जिनको, और ऑब्वियसली वो एज भी ऐसी थी, तो उस वक्त मैं सिर्फ डिस्कवर कर रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे राइटिंग भी आती है, मैं कंटेंट राइटिंग भी बहुत अच्छी कर सकती हूँ,
मैं सेल्स में भी अच्छी हूँ, कस्टमर सर्विस का मेरा बैकग्राउंड भी है, तो इट वर लाइक अ होल बंच ऑफ ऑप्शंस। क्योंकि जब मैं अपनी जॉब से बाहर निकल के देखा दूसरे के क्या चल रहा है, मार्केट क्या है, तो वो मार्केट की नॉलेज और उसकी जितने मेरे एक्सपीरियंसेस थे उन जॉब्स के, क्योंकि सब डिफरेंट रोल्स किए मैंने, इट वाजंट जस्ट वन पर्टिकुलर रोल। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लिटिल बाय लिटिल फिर मुझे समझ में आने लगा कि अच्छा, ये बिजनेस अगर इन्होंने स्टैब्लिश किया हुआ है तो ये कैसे किया हुआ है, यहाँ काम कैसे हो रहा है, कौन कौन क्या क्या करता है, क्लाइंट कैसे आता है, बेसिकली पैसा कैसे बनाते हैं, क्योंकि दैट वाज द गोल। और ये हम सभी का गोल है, हम सब एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, वी वांट द लग्जरी कंफर्ट, तो उसके लिए यू वर्क हार्ड। अभी आपने पैसे की बात की, तो ये बताएं कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है और कितना आसान है। देखें, ओवरनाइट सक्सेस तो कोई चीज नहीं होती, पहली चीज, क्योंकि जिन लोगों को लोग ओवरनाइट सक्सेस समझते हैं ना, उसके अंदर 20-30 साल की मेहनत तो होती है। जिनको आप देख के कहते हैं अरे ओवरनाइट, ये ऐसा नहीं, ओवरनाइट तो कुछ नहीं होता, वो 50,000 बार फेल हुआ होगा वो आदमी के, अब जो उसने ट्राई किया कि वो चल गई वो चीज। तो इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। मेरा पर्सनली आई बिलीव के आई मीन आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम स्टिल ग्रोइंग। मुझे ऐसा लगता है कि आई स्टिल हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो, और इंशाल्लाह आई विल कंटिन्यू टू ग्रो इंशाल्लाह। ओके, ठीक है। तो ये दूसरा, ये बताएं कि आपने कोई खास प्लानिंग की थी कि इस हवाले से कि मैं बिजनेस के लिए जाऊंगी, जैसे कि अभी आपने बताया कि मैंने चीज़ें देखना शुरू कर दी कि कैसे इनका जो है मैनेजमेंट जो है वो किस तरह रन करती है। That's a very good question. Or as surprising as it may sound, the answer is no. I was in a very job mindset कि नहीं मैं आगे ग्रो करूंगी, मैं मैनेजर बनूंगी, ऐसा वैसा। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान को अपनी नेचर की चीजें पता चलती हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस जो 25 साल का इंसान है, उसको अपनी जिंदगी के उसने 25 साल ही अपने साथ गुजारे, सो दे नो के वो कैसे हैं, सो यू नो। एंड देन वही इंसान 5 साल बाद इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट, उसका टेम्परामेंट चेंज हो जाएगा, वो वक्त हालात के साथ साथ इज गोना चेंज। तो मेरे लिए ये लर्निंग बहुत ज्यादा हुई। एक वक्त पर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे अपने लिए काम करना है। आई थिंक अब वो स्टेप आ गया है कि ये सोचना कि मैं क्योंकि अब मैंने मैनेजर भी बन के देख लिया, टीम भी हैंडल करके देख ली, आई एम सॉरी, टीम्स भी हैंडल करके देख ली, और जितने मैनेजरियल टास्क थे, फिर मैंने जब वो लाइफ देखी तो मैंने कहा कि आई डोंट थिंक ये मेरे लिए है। क्योंकि एक अंदर से खुशी आती है ना कि अचीवमेंट, कि मैं बन गई, मुझे जो बनना था मैं बन गई, लेकिन वो अचीवमेंट ही नहीं आ रही कि क्यों ऐसा, मतलब दिमागी सुकून नहीं है, लेकिन वो स्टेटस है। बट फिर मुझे समझ में आया कि जैसा मैं समझ रही थी जो मुझे चाहिए वो नहीं है। इट वॉज एक्चुअली दैट आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर माई ओन सेल्फ, क्योंकि एक उसी चीज में मुझे खुशी मिलती थी, एंड इट वॉज माई पैशन। आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आने लगा कि ये मेरा पैशन है, और फिर मैंने उसी तरफ जो है वो काम स्टार्ट कर दिया। शुरू में तो ऑब्वियसली जब आप अपनी जॉब छोड़ के इतना बड़ा स्टेप लेते हो कि अपना काम करेंगे, बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत हद से ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। और सबसे ज्यादा तो ये होता है कि सबसे ज्यादा आप, और मैं एक रियलिटी बताऊं कि जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हैं ना, वो कभी आपका बिजनेस सपोर्ट नहीं करेंगे। It's always your connections and the people you know that are loyal with you. They will support you. But friends and family बहुत कम, in my experience personally. And I don't blame anyone. I just feel कि it's different for everyone. आपका जो राइट फैमिली बैकग्राउंड है वो बिजनेस रिलेटेड है या वो जॉब्स वाले थे? वो बिल्कुल सर्विस रिलेटेड है। बिजनेस बैकग्राउंड से मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स दोनों PIA के अंदर थे और they were both in the service sector. तो फिर तो काफी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं पहले तो स्टार्ट करने के। very open minded people. उन्होंने बचपन से ही they made sure कि मैं सारी दुनिया घूमूं, हम लोग पाकिस्तान के बाहर भी दुनिया देखें कि कैसी चीजें होती हैं। उन्होंने पढ़ाया लिखाया यहाँ पर ताकि पर्सपेक्टिव मिले कि कैसी चीजें होती हैं। and I'm forever grateful to them कि उन्होंने इतनी आजादी, इतनी इंडिपेंडेंस और इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग दी that I'm able to do all these things very confidently. अच्छा, दूसरी बात ये कि ज़ाहिर जॉब है, वहाँ भी काम करना होता है, अपना बिजनेस है, वहाँ शायद उससे भी ज्यादा डबल काम करना है, लेकिन इन चीजों में फर्क क्या है?
अपनी जॉब को बंदा कहाँ किस हवाले से देखता है, और जब बिजनेस कर रहा होता है तो उसको किस हवाले से देख रहा होता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान के पर्सपेक्टिव पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है ये चीज, क्योंकि कुछ लोग होते ही बिजनेस माइंडेड हैं और कुछ लोगों का गोल ही होता है कि भाई हमें एक कंपनी के अंदर सीईओ बनना है, तो वो उनका पैशन है। और जब आपकी भले वो जॉब हो, भले वो बिजनेस हो, भले वो कोई भी काम हो, लेकिन उसके अंदर अगर आपका पैशन है ना, तो आप उसमें बहुत आगे जाएंगे। वरना अगर आप सोचें कि मैं बिजनेस करूंगा और आप कोई 9 to 5 जॉब कर रहे हैं अपनी, तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। ये सोच सोच के अंदर से ही अंदर के मुझे ये करना चाहिए लेकिन मैं ये कर रहा हूँ, यू नो, दैट्स हाउ इट इज। लेकिन अगर तो वो जॉब आपने सोच लिया कि मैं इस कंपनी का सीईओ बनूंगा या कुछ बनूंगा, तो वही जॉब आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप तो सोच भी नहीं सकते फिर बिजनेस का। तो ये सबकी अपनी अपने हुनर और अपनी अपनी चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह रिएक्ट करें। ओके। और उसके बाद बताइएगा कि पाकिस्तान में बिजनेस चलाना और दियार गैर में बिजनेस चलाना, इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, कितना चैलेंजिंग है? आई पर्सनली फील के व्हेन यू नो द राइट पीपल, आपको अपने बिजनेस के इन एंड आउट्स पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि अनलेस यू डूइंग बिजनेस यू डोंट नो। बहुत सारी लूपहोल्स, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, एवरीडे की लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। तो आई पर्सनली फील कि इसमें मुश्किल और उसका तो ज्यादा फैक्टर नहीं है, बस ये है कि आपकी मेहनत कितनी है और आपके कॉन्टैक्ट्स कितने हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट से बहुत फर्क पड़ता है। ओके। तो आप अमेरिका सिर्फ जॉब के लिए गए थे या बिजनेस के लिए एक्चुअली गए थे? मैं एक्चुअली गई तो बिजनेस के माइंडसेट से थी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं देख चुकी थी कि बस अब मैं सब देख चुकी हूँ, तो देन आई वाज लाइक, तो फिर ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं यहाँ जॉब करना कैसे होगा, कराची में तो इतनी जॉब की है, अब देखते हैं यहाँ पे जॉब करना कैसा होगा। तो वहां यहाँ पे भी जॉब करके देखा, फिर मैंने सोचा कि मुझे फिर भी वही फीलिंग आ रही है जो कराची में आ रही थी कि नहीं अब मैं अपना ही काम करूंगी। पता नहीं कोई कुछ ऐसा लगता था कि जितनी भी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाऊं, बस वो खालीपन खत्म नहीं होगा कि अब मैं वो नहीं कर रही जो मैं करना चाहती हूँ। तो बस ऐसा ही लगा मुझे यहाँ पर जॉब करके भी। ओके। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अच्छी नौकरी की तलाश नहीं करनी चाहिए बल्कि अच्छे बॉस की तलाश करनी चाहिए, तो इसको ज़रा थोड़ा ज़्यादा एलेबोरेट कर दें। देखें, आपकी जिंदगी तकरीबन 3 लोगों से सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी। पर्सनल एक्सपीरियंस, पहली आपके पेरेंट्स, दूसरी आपका लाइफ पार्टनर, और तीसरी आपका बॉस। आपका बॉस ऐसा है कि क्योंकि ज्यादातर तो आप अपने बॉस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, लेकिन अगर आपकी और उसकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो दिन के जो वो 14-16 घंटे हैं वो अच्छे नहीं गुजरेंगे आपके। और सिर्फ वो ही नहीं, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई भी, प्रमोशन की आई, भले आगे बढ़, मतलब कोई भी चीज आई, तो और आपका बॉस आपको फेवर ना देता हो, तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है इस सेंस में। फिर आपका दिल नहीं चाहता ना, कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप सोचते हो बस मैं क्यों जा रहा हूँ जॉब पे, नहीं जाना मुझे, बट you're still going। तो वो रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके you're killing yourself from the inside कि जाना है तो you know। और फिर कुछ लोगों का तो एकदम ब्रेकडाउन हो जाता है, राइट, they're like okay बस I quit, मैं जा रहा हूँ। और अक्सर ऐसे लोगों को फिर हम सोचते हैं कि अरे देखो एकदम से जॉब छोड़ दी। कोई ये नहीं देखता कि भाई रोज ही बेचारा जो है अपने आप को ड्रैग करता हुआ लेके जा रहा था, तो कोई नहीं देखता था। एग्जैक्टली। तो खैर that's what it is। ओके। आपने पाकिस्तान में जॉब्स की हैं मुख्तलिफ, तो ये बताएं कि जो नौकरी पेशा लोग होते हैं उनके लिए तरक्की करने के इम्कानात कितने होते हैं पाकिस्तान के हवाले से? भाई मैं फिर मेरी बात आ जाएगी कि देखें अगर आपका बॉस आपको पसंद करता है तो आपकी बहुत तरक्की होगी क्योंकि ऐसा है यहाँ पर। और देखो कोई भी जो है ना वो सच इतने ब्लंट अल्फाज में बोलता नहीं है, सब बड़े जो है ना लिहाज तमीज करके, बट दिस इज व्हाट इट इज। इफ योर बॉस फेवर्स यू, you will move up. If he does not favor you, you better find another job। ऐसा ही होता है। बिजनेस में कामयाब कैसे हुआ जाता है? अब ये कोई मैं 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस तो एकदम से आपको बता नहीं सकती कि क्या है। नहीं, आप एक जुमले में अगर बताएं। आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। ये कोई एक पर्टिकुलर रेसिपी फॉर्मूला नहीं है कि बिजनेस एकदम बूम हो जाए। इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक
छोटी छोटी चीजें, बारीकियां फॉर एग्जाम्पल जिनको हम ज्यादा इतना वो करते नहीं है, जैसे फॉर इंस्टेंस कस्टमर सर्विस इतनी अंडररेटेड है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा ट्रेंड बन रहा है कस्टमर सर्विस का। लेकिन कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कस्टमर आपके बारे में क्या सोचता है, मुझे लिटरली अपने क्लाइंट की बर्थडेज से लेके उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उन्होंने कब से कौन सी नई चीज, मुझे हर चीज पता होती है अपने क्लाइंट्स की, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर है, सब कुछ है, तो एक रहता है एंड उनको भी पता होता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इट्स लाइक अ वेरी एक कनेक्शन सा है कि मुझे पता है कि उनकी कोई भी जरूरत होगी, दे नो वेयर दे हैव टू कम, और उनको ना बड़ा थोड़ा सा एक ट्रस्ट भी बिल्ड हुआ है। तो आई थिंक अच्छी कस्टमर सर्विस बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि आपका कस्टमर ही है जो आपको बढ़ाएगा, एक वो और एक आपके एम्प्लॉइज। एग्जैक्टली। एक्चुअली बिजनेस करने में जो है सबसे ज्यादा आपको जो हर्डल आती है, मुश्किलात आती हैं, वो आपके एम्प्लॉइज से आती हैं। ऐसा ही है? नहीं, नॉट रियली। पाकिस्तान में तो हमने बहुत सारे देखा है, बहुत सारे बिजनेसेस में यही, वो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो शिकवा कर रहे होते हैं कि हमारे बॉस नहीं ठीक, जो बॉस होते हैं वो कहते हैं असल में यही नहीं ठीक है। आई थिंक कामचोर होते अंडरस्टैंडिंग हैं, की बात है। नहीं अंडरस्टैंडिंग ठीक है, कामचोर होते हैं, जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, कोई जो असाइनमेंट दी जाती है वक्त पे पूरी नहीं की जाती, इस तरह के इश्यूज होते हैं। और सबसे बढ़ के ये होता है कि अच्छे खासे सेट हुए होते हैं और बीच में से काम छोड़ के चले जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें फेस की जाती हैं। वेल आई थिंक अगर कोई इंसान अपनी जॉब पे खुश नहीं है तो देखना चाहिए थोड़ा सा बॉस को कि भाई तुम क्यों खुश नहीं हो। आई थिंक अगर उनकी टेक केयर की जाए एम्प्लॉइज की सही तरीके से, तो मैंने ऐसे एम्प्लॉइज देखे लिटरली जो सालों कंपनीज में गुजार देते हैं और वो बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी से, और ये बहुत अच्छी बात है। दे आर वेरी हैप्पी, एटलीस्ट दे आर हैप्पी वेयर दे आर। तो आई एम प्रीटी श्योर कि जब भी मैं ऐसा कोई केस देखती हूँ, मैं सोचती हूँ यार इनके बॉस ने इनको बहुत खुश रखा होगा, या आई थिंक दे आर प्रीटी ओके विद देयर लाइव्स राइट नाउ। दैट्स व्हाट कम्स टू माय माइंड, क्योंकि मैंने लिटरली ऐसे बॉसेस देखे हैं दैट ट्रीट देयर एम्प्लॉइज वेरी वेल। सही। और दूसरा, मेहनत ज्यादा काम आती है आपके या किस्मत, या दोनों का अमल दखल होता है आपकी कामयाबी में? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का 50-50 तो है, क्योंकि इस दुनिया में इतने मेहनती लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं, लेकिन अगर किस्मत साथ नहीं दे तो कभी पता ही नहीं चलता है लोगों को कि किसने क्या मेहनत करी। लेकिन कभी कभी जो है वो बस आपको पैदाइशी फेम मिलती है। अब ऑब्वियसली इफ यू आर बोर्न इन अ प्रिंस और प्रिंसेसेस हाउस तो आपको तो सिल्वर स्पून मिला हुआ है, राइट? तो आई थिंक मेहनत तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि कभी ना कभी तो फल मिल ही जाता है। समटाइम्स इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम बट देयर इज डेफिनेटली रिवॉर्ड। और किस्मत को होती है तो वो एक्स्ट्रा बूस्ट मिल जाता है कि चलो वो फल तो मिलेगा ही, लेकिन अब किस्मत अच्छी है तो और अच्छा फल मिलेगा। ओके। और दूसरी बात ये कि जैसे पाकिस्तान में फैमिली रेस्ट्रिक्शंस होती हैं बच्चों को बिजनेस के लिए, तो आपके यहाँ अमेरिका में भी ऐसा होता है कि जो अगर बच्चे बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उन्हें फैमिली रेस्ट्रिक्शंस हों? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर माइंडसेट ये है कि 18 साल जैसे बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो कॉलेज चला जाए तो वो चला जाता है, मतलब यू नो देन देयर गॉन। मतलब किसी दूसरे शहर में कॉलेज होगा तो ऑब्वियसली एक डिफरेंट लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल लाइफ उस बच्चे के लिए। तो अब फिर उस वहां से आई थिंक उसके ऊपर है कि उसको क्या करना है। तो एज सच कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आई डोंट बिलीव दैट देयर इज एनीथिंग दैट वुड stop them coming from their parents' side particularly. Okay. अच्छा, एक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारी ख़वातीन जो हैं, लड़कियां हैं, बहुत पढ़ लिख जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो मुआशरे में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती हैं। लाइक अगर 52% पाकिस्तान में ख़वातीन हैं तो उसमें कम से कम जो है 50% तो सो रही हैं वो पाकिस्तानी मुआशरे के किसी काम की नहीं है। सही। तो ये कैसे चेंज कैसे हो सकता है, और क्या आपको लगता है कि ख़वातीन को इक्वल पार्ट जो है वो अदा करना चाहिए?
मोस्ट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि आप कंट्रीब्यूट कर सकें तो आप करें, लेकिन काफी ज्यादा ये भी होता है कि ससुराल वाले अलाउ नहीं करते या हस्बैंड्स डोंट अलाउ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक चेंज आएगा, आना चाहिए, व्हाट आई फील इज वो तब आएगा जब फैमिलीज, स्पेशली जो ससुराल वाले और हस्बैंड की साइड के लोग होते हैं, वो थोड़ी सी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। उनको ऐसा ना लगे कि मतलब उनको तो अच्छा फील होना चाहिए, हस्बैंड या उनकी फैमिली को अच्छा फील होना चाहिए कि दैट माय वाइफ इज डूइंग समथिंग, यू नो, शी इज एम्बिशियस, रिस्पेक्ट है मुआशरे में और शी इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। आई थिंक माइंडसेट चेंज करने से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। और ये भी होगा कि उसके बाद देन we're actually gonna have a bigger women force and मतलब ओवरऑल मुल्क तरक्की करेगा ना, because if only the male percentage is working and the female potential is way more than what it is right now, so whenever they're both combined then obviously the economy would be powerful as a whole. Exactly. हाँ, जैसे डॉक्टर्स हैं वो पढ़ लिख जाते हैं, कितनी मुश्किल वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद वो चुपचाप घर बैठते हैं, तो ये कितना अलमिया है ना। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर तो आप अपनी डॉटर्स को जो है, इफ यू वांट टू मेक देम a doctor or a dentist or anything like maybe a lawyer, a pilot, then make sure that at least they practice that particular profession instead of just getting married. Because if अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ उनकी शादी कराते तो फिर आप उनको होम इकोनॉमिक्स के कोर्सेज कराएं, उनको कुकिंग क्लासेस दिलाएं, उनको स्विंग, सिलाई, कढ़ाई, ये जो हैंडीक्राफ्ट्स की चीजें इनके अंदर लगाएं, ताकि ससुराल वाले भी खुश हों और उनको भी ये रिग्रेट ना हो कि हमने अपनी जिंदगी वेस्ट कर दी, डॉक्टर बन के क्या कर रहे हैं हम। तो आप उनको शुरू से ही, मतलब अगर आपको पता है कि भाई नहीं प्रैक्टिस करवाना, तो आप एक तो उन बेचारों की भी सीटें ले रहे हैं मेडिकल के अंदर जो वाकई कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन फिर आपने इनकी सीटें इनको दे दी, तो अब यू नो इट्स, आई थिंक इट्स एक्चुअली a big waste of valuable resources. बिल्कुल ऐसा ही है, एग्री विद यू। आप अपने जॉब करियर में कभी लेग पुलिंग का शिकार हुए हैं? लेग पुलिंग का शिकार, yes, certain times, especially जब नई नई जॉब करी थी, तो मेरा नाम जो है काफी अटेंशन अट्रैक्ट करता है स्कूल में भी और लेकिन अब इतना ज्यादा नहीं है, और आई थिंक आई हैव ग्रोन आउट ऑफ इट, तो मुझे इतना फील भी नहीं होता। और पाकिस्तान में जो बॉस होते हैं उनमें और बाहर के जो बॉस होते हैं उनमें क्या फर्क है, मुझे डिफरेंस क्या है? तकरीबन जमीन आसमान का मेरे हिसाब से। कैसे? जी कैसे? क्योंकि यहाँ पर आप किसी को मेंटल प्रेशर नहीं दे सकते उस लेवल पर, जिस लेवल पर कराची में मतलब दिया जाता है, पाकिस्तान के अंदर जो है नॉर्मल मेल बिहेवियर है जिस तरह से बॉसेस का, बिकॉज दे एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल प्लेसेस, मैं क्योंकि हर जगह के मतलब अच्छे बुरे तो सब में होते हैं, बट जिस लेवल के एक्सट्रीम्स मैंने अपने मेल बॉसेस में देखे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो वो यहाँ होते और वो ऐसा करते तो मेरा पूरा पूरा हरासमेंट का केस बनता उनके ऊपर, और वो जरूर आते फिर जी, मतलब यू नो दे वुड कम टू कोर्ट, मतलब क्योंकि बहुत ज्यादा जो है ना देखते वहां पाकिस्तान के अंदर वहां पर आई डोंट थिंक के इतने ज्यादा ह्यूमन राइट्स हैं। एचआर को भी आप बोल दोगे, लेकिन जब एक सीईओ कंपनी का कुछ करे तो एचआर क्या कर लेगी? क्या करेगा, बिल्कुल। अच्छा, अभी बहुत सारे जो हैं यूथ है हमारी, वो फ्रीलांसिंग की तरफ बहुत आ रही है। यूथ क्या ना, बड़े भी, बल्कि बहुत सारे लोग जॉबलेस हो रहे हैं, तो वो दाएं बाएं घूम रहे हैं कोई फ्रीलांस जॉब्स के लिए। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या आइंदा जो दौर आ रहा है वो सिर्फ फ्रीलांसिंग के हवाले से ज्यादा रह जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफिसेस का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा जो है ना वो खत्म हो रहा है, क्योंकि अगर आप जनरेशन वाइज देखें तो जो हमारे पेरेंट्स थे, मैंने तो कभी इतने ज्यादा अपने स्केड्यूल के स्ट्रिक्ट जनरेशन नहीं देखी जितनी मैंने अपने पेरेंट्स में देखी है, कि टाइम पे उठना है, टाइम पे सब कुछ करना है, देयर लाइक कंप्लीटली राउंड द क्लॉक पीपल। और सालों वो एक कंपनी के अंदर, एक बैंक के अंदर, एक इंश्योरेंस कंपनी, एनीथिंग, they would be going to the same office for 35-40 years and it's okay, it's completely okay, क्योंकि बहुत ही स्ट्रक्चर था हमारी प्रीवियस जनरेशन के अंदर। यहाँ पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करती रहती है, ईज ऑफ यूज आता रहता है, नई नई चीजें बनती रहती हैं, तो ऑब्वियसली जब इतना ईज ऑफ यूज आ जाएगा तो वो वर्क डिपार्टमेंट के अंदर भी आएगा।
तो जहां तक काम का सवाल है तो यस, आई डेफिनेटली थिंक फ्रीलांसिंग इज द नेक्स्ट थिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि देखें पेशेंस लोगों में कम होता जा रहा है, जनरेशन टू जनरेशन पेशेंस कम होता जा रहा है। तो जब बहुत सारे लोगों को ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि भाई नहीं, हम इस तरह काम नहीं कर सकते जैसे हमारे पेरेंट्स ऑफिस में करते रहे, हम अपना कुछ करेंगे। और इसी माइंडसेट की यूथ है। यूथ चाहती है कि भाई हम भले बीबीए कर ले लेकिन खोलेंगे हम चाय का ढाबा। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दैट, बिकॉज एटलीस्ट इट्स योर ओन चाय का ढाबा। वो बिजनेस ग्रो करेगा, यू कैन इन्वेस्ट, देयर सो मच यू कैन डू फ्रॉम दैट चाय का ढाबा इफ यू डू इट राइट। बट सारी बात यही है कि या डेफिनेटली आई थिंक दैट्स वेयर द एंटायर जनरेशन इज गोइंग, इट्स द फ्रीलांसिंग एरा नाउ। ओके, हमारी कंपनियों में बहुत सारी जो है वो सियासत होती है ऑफिसेज में, ठीक है, तो आपके यहाँ भी सियासत होती तो होगी यकीनन, उसमें क्या फर्क है, आपने नोट किया? एक्चुअली पॉलिटिक्स तो हर जगह है और करप्शन भी हर जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पॉलिटिक्स और करप्शन नहीं है। चाहे वो यूएस हो या वो पाकिस्तान हो या वो कहीं भी हो, हर लेवल पर है और सबके साथ होता है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि द डिफरेंसेस, I think the major differences is in the behavior of people. यहाँ पर अगर पॉलिटिक्स हो भी रही है ना, लेकिन किसी के अंदर इतना राइट नहीं है कि वो आपको हरास कर सकें। They cannot do that. कराची में आराम से कर सकते हैं, especially if you're the boss. जब भी मैं कहती हूँ अच्छे बॉस होना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो आपके मेंटल पीस के लिए और दूसरा आपकी करियर ग्रोथ के लिए। अच्छा, एक और हमने बहुत सवाल सुना है कि जैसे ख़वातीन को अक्सर जो जिनके वालिदैन उसमें बैंक्स में जॉब करते हैं, तो अपने कम से कम फीमेल जो उनकी बच्ची है तो उसे नहीं चाहते कि वो बैंक में जॉब करे। इसी तरह सॉफ्टवेयर हाउसेज में कहते हैं कि फीमेल्स के लिए जॉब नहीं है ठीक, ऐसा क्यों है? या वाकई ठीक नहीं है? ये बहुत सारे लोगों से मैंने ये सवाल सुना है, लेकिन मुझे कभी खास कभी वजह पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि परसेप्शन की बात है। आप क्यों नहीं चाहेंगे कि मतलब वो काम करें? आई डोंट अंडरस्टैंड बैंक में क्या प्रॉब्लम है काम करने में। पर्सनली एज अ पर्सन अगर मेरा ओपिनियन लिया जाए, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद इट। और मुझे ऐसा भी लगता है कि यू एक्चुअली रिफ्लेक्ट हु यू रियली आर। अगर आप कंफर्टेबल है ना खुद अपने साथ खुद से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कौन कहाँ क्या जॉब कर रहा है। Exactly. अच्छा, और दूसरी ये बताइए कि डोमेस्टिक एचआर पाकिस्तान का और यूएसए का, इसमें क्या फ़र्क है? आई थिंक बहुत सारी कंपनीज, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल बिजनेसेस इन पाकिस्तान, बहुत सारी कंपनीज के एचआरस आई थिंक देयर जस्ट लाइक सिंगल पीपल, देयर इज लाइक वन पर्सन रनिंग द एंटायर एचआर। तो डेफिनेटली there is a huge difference. But because I don't think there's like a major difference, क्योंकि मुझे as such in my experience I've never had as such problems with HR, and they've usually been very helpful. अच्छा, पाकिस्तान में एक वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात होती है, तो क्या आपके ख्याल में जो इस तरह की तहरीक हमारे यहाँ चल रही होती है, इसी तरह की तहरीक जो है वो चलनी चाहिए, या तहरीक के नाम पे जो है वो जो असल मकसद होता है वो फौत हो जाता है और हम कहीं के कहीं निकल जाते हैं, वो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती हैं? डेफिनेटली ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो जाती हैं, और हम जो है कभी भी उस जो बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट आई थिंक बहुत ही डिफरेंट किस्म का जो है ना रुख ले लिया है उसने, क्योंकि जो इनिशियली जिन चीज़ों के ऊपर द थिंग्स दैट वी रियली शुड फाइट फॉर, I don't think that's something that we're doing. Instead, we're just focusing on other issues. But लेकिन ये depend भी करता है, बहुत सारी females I've seen they're actually working towards making a change, you know, and बहुत सारी I've seen that are not exactly in sync with my idea of feminism, but it is what it is. Or I think this can all be controlled by just plain focus. If you just focus on what you're fighting for and what it is, like what change it is that you want to bring, then I think that's when we can all kind of work together towards this. Because can there be a branches nikal aaye na, there is like
a portion of feminism that's fighting for the actual things, and then there's a portion of feminism that is just completely just posting in groups and commenting, and एक वो भी एक दुनिया है. तो it's kind of very confusing. Instead of, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो actually action ले रहे हैं compared to जो शोर मचा रहे हैं. अच्छा, जो पाकिस्तान में नोट किया गया है हमने, वो ये है कि जो इसकी आवाज़ उठा रहे हैं वो ज़्यादातर एलीट क्लास से हैं, जबकि मेरे ख्याल में तो उनके इस तरह के मसाइल है ही नहीं जो असल अवाम के हैं. I think क्योंकि मीडिया का एक्सेस अब हर इंसान को है, और बहुत ही, क्योंकि I remember मीडिया का एक्सेस when I was in 8th grade तब भी था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था कि हर छोटे छोटे बच्चे के पास iPads हो या इस तरह से. I think क्योंकि मीडिया अब सबके पास है, because there's so much freedom of speech, लोग वही अब obviously जिनके पास knowledge नहीं है उन्होंने अपना ही आइडिया बनाया फेमिनिज्म का. I'm talking about the younger audience, because ये भी हो सकता है कि they don't completely understand the essence of what it is that we're fighting for. I think कुछ ऐसी awareness पैदा करनी चाहिए कि सही से बताया जाए कि फेमिनिज्म है क्या, हम किस चीज के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं हम. तो आई थिंक इसकी जो है ना, इसकी नॉलेज में बहुत सारी वीडियोस या इस तरह से जो है अवेयरनेस चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या, और फिर आप डिसाइड करें कि डू यू वांट टू बी अ फेमिनिस्ट और यू डोंट वांट टू बी अ फेमिनिस्ट. पहले आप कंप्लीटली देख लें कि ये है क्या. एक यहाँ नारा चलता रहा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो अक्सर कभी किसी को इंटरव्यूज में या देखा तो वो लगाने वालों को ये नहीं पता कि मैं क्यों लगा रही हूँ, और सुनने वालों को ये नहीं पता मैं क्यों सुन रही हूँ. और हर बंदे वो एक्चुअली एक हैशटैग ट्रेंड चल गया है, ये भी हर एक की उसकी डिफरेंट डेफिनेशन है. वेल आई थिंक आई थिंक इसके अंदर जो idea, the original idea is कि a woman should be able to wear anything that she wants without feeling मतलब without having to feel fear. क्योंकि बहुत मतलब even पाकिस्तान के अंदर a lot of girls are blamed for the way they dress. So I don't understand why that should be a problem. मतलब you should definitely cover yourself, but अब देखिए, it's all about bringing that balance. क्योंकि कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष. तो you cannot kind of walk like that in Islamic countries, and Pakistan is an Islamic country. इस्लामिक तो वो चले, वो भी एक मैटर करता है, लेकिन कल्चर मैटर. आप एक साल की चीज को जो है वो लम्हे में तो नहीं उसको रद्द कर सकते. Definitely. और अगर if you want to dress the way you dress, तो फिर आप अपनी गैदरिंग्स में जाके करें, अपने लोगों में करें, that's not a problem. But if you know कि एक एरिया की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं और आप मतलब उस तरह नहीं जा सकते वहां पर, because for your own sake, क्योंकि you know कि मतलब तो फिर अपने आप को खुद को बचाने वाली बात है. लेकिन फिर ये बात भी है कि we should मतलब थोड़ा से मर्दों के अंदर भी ओपन माइंडेडनेस आनी चाहिए कि it's okay, मतलब they should also, I think both genders should be really accepting and understanding of each other. Okay, you should know how to respect women regardless of what she's wearing, and a woman should know what to wear when. Okay. अच्छा, आपका भी बिजनेस है, तो आपने बहुत सारी कैलकुलेशंस की होंगी इस पेंडेमिक में आपका कितना लॉस हुआ है, आइंदा की सूरत हाल क्या होगी. तो आप अमेरिकन मार्केट या ओवरऑल वर्ल्ड की मार्केट को इस पेंडेमिक के बाद कैसे देख रहे हैं? कितना वक्त लगेगा उन्हें वापस आते एक रूटीन में आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे? ये वाला साल तो मैं काउंट ही नहीं करती अपनी जिंदगी का, ये तो मैंने जिया ही नहीं. ये तो साल बंद पड़ा रहा. तो अगर कभी कोई मुझसे मेरी एज पूछेगा, मैं तो ये साल हटा दूंगी. कोई यूजफुल चीज नहीं हो रही इस साल. यूजफुल तो है, हो रही है, प्रोडक्टिव भी, लेकिन जनरली अगर देखा जाए मुझे ऐसा लगता है कि इट विल टेक एटलीस्ट टिल 2021 कि हम लोग कंप्लीटली ओवर हो जाएं, कि भाई एक कोरोना वाली चीज भी हुई थी पिछले साल और सब बैक टू नॉर्मल आ जाए. तो इंशाल्लाह आई हैव गुड होप्स. मुझे ऐसा लगता है कि ये बस एक टेम्परेरी ड्रॉबैक है, and everything should be back to normal इंशाल्लाह. और हम यूनिवर्सिटीज में अक्सर जाना होता है, तो इतनी लातादाद लोग उधर पढ़ने के लिए आए होते हैं, ठीक है, जो अभी कोई लास्ट सेमेस्टर में है, ग्रेजुएट होके निकल जाएगा, कोई ताज़ा भी आया है, कोई मिड में है, ठीक है.
तो उनकी कंजम्पशन जो है कहीं मार्केट में समझ नहीं आती है। आप एग्री करते हैं इस हवाले से? ना तो जॉब्स हैं उतनी, एक इसके लिए तो मैं लॉस आ कंप्लीटली रही है, एजुकेशन ठीक है। सिस्टम को ही ब्लेम करूंगी। तो उसके बाद फिर स्टूडेंट्स के पास जो ग्रेजुएट होते हैं तो वो क्या करें? फाइनली क्या होता है, वो उसके अलावा एक और डिग्री लेने चले जाते हैं जबकि उनकी पिछली डिग्री किसी काम नहीं आई होती और एक और डिग्री लेने निकल जाते हैं। तो क्या आप एक्सपीरियंस के हवाले से आप कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि चले लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट कि इनको करना क्या चाहिए। पहली चीज तो आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए। देखिए, किसी चीज की कमी नहीं है आपके पास गूगल है और गूगल के ऊपर हर चीज है। तो पहले आप ये डिस्कवर करें कि आपको आपका अपना शौक किस चीज में, आप थोड़ी सी अपनी लोकल जहां रहते हैं वहां की मार्केट स्टडी करें कि क्या जॉब्स हैं, क्या हो रहा है। थोड़े से कोई प्रोफेशनल दोस्त बनाइए जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो आपको गाइड करें। ये ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा इंसान जो 10-20 साल से जॉब कर रहा हो, वो आपको थोड़ा सा गाइड करे कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा कर लो, या कोई दोस्त हो आपका, इट कुड बी एनीवन। सो आई थिंक ये आपके जिंदगी के वो इयर्स है दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मेंटोर दैट कुड गाइड यू एज टू व्हाट यू नीड टू डू, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं और इस वक्त उनके एक्सपीरियंस की आपको बहुत जरूरत है। और दूसरा, हमारी एजुकेशन जो है वो कभी भी मैंने नहीं देखा, बल्कि पर्सनली मैं अपने हवाले से भी नहीं, ये तो मैं हमारी सही बता रही हूँ आपको। जो बुक्स मैंने मैट्रिक और 9th की देखी है कराची के अंदर, आई थिंक मेरी मॉम ने भी वही देखी थी, उनकी मॉम ने भी वही देखी थी, और वो वही जो है हमारे बच्चे भी वही देखेंगे। वही देखेंगे। तो वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई वो यूज नहीं होता है। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिकल चीजें सिखानी चाहिए। आईटी की जो है, आईटी का एरा है, और हमारे यहाँ कंप्यूटर में क्या सिखाते हैं, रैम। अरे रैम होती क्या है, किसको पता है रैम क्या होती है? रोम, ये तो वो पार्ट्स है जो आई डोंट थिंक अब कंप्यूटर्स के अंदर ही कोई होते भी हैं। इतने एडवांस लैपटॉप्स आ गए हैं अब। तो आई डेफिनेटली थिंक कि हमारी एजुकेशन ओवरऑल बिल्कुल किसी काम की नहीं है, लिटरली किसी काम की नहीं है। उसके अंदर बेसिक्स तो आपको सिखाते ही नहीं है कि जॉब इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कि एप्लीकेशन कैसे फिल आउट की जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको नहीं बताए जाते। बेसिक जो एक क्या कहते हैं, एप्लीकेशन लिखना होती है, लेटर लिखना होता है, दे डोंट टीच यू ऑल दैट। और लेटर भी अगर आपको सिखाएंगे लिखना तो वो होगा एस्टीम्ड मिस मैडम, वो नहीं चलता इस जमाने में। वो गए, ब्रिटिश चले गए, बहुत साल पहले चले गए, अब जो है एडजस्ट करना पड़ेगा कि अब क्या चल रहा है। तो उसके लिए आई थिंक एजुकेशन सिस्टम से तो कुछ नहीं मिलने वाला पाकिस्तान से, क्योंकि जो बेसिक जो लोकल एजुकेशन सिस्टम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाई फाई वंस, वो तो ऑब्वियसली पैसे लेके पढ़ाते हैं, तो दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज डिफरेंट। आई एम टॉकिंग फॉर द जनरल पीपल, कि अगर तो उनके पास कोई हुनर नहीं है जो वो बाद में कैश आउट कर सकें, तो कोई फायदा नहीं है आपके ग्रेजुएशन करने का। इससे अच्छा है आप कोई हुनर सीख लें। मतलब इवन इफ यू, आप अगर गाड़ियां भी ठीक करेंगे ना, तो आप अपना शोरूम, मतलब आप अपनी छोटी सी दुकान खोल सकते हैं, उससे पैसे जरूर आएंगे, लेकिन एटलीस्ट इन्वेस्ट इन अ स्किल, किसी स्किल को डेवलप करिए। बिल्कुल। आपका अमेरिकन सिस्टम जो है वो इस हवाले से कैसे है? वो प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से उसमें कुछ पाया जाता है कोर्सेज में और बाकी वे ऑफ टीचिंग में? देखिए, कोर्सेज तो अवेलेबल है, वही बात है ना, गूगल के ऊपर सब है, लिंक्डइन के ऊपर इतने कोर्सेज हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सीख सकते हैं, आप पीपीसी सीख सकते हैं, आप एसईओ सीख सकते हैं, आप बहुत इतनी सारी चीजें जो आप सीख सकते हैं। लेकिन आपको खुद डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। और जहां तक यहाँ की बात है, तो यहाँ पर तो मैंने 17-17, 18-18 साल के बच्चों को, अच्छे फैमिली के बच्चे जो होते हैं, उनको जॉब करते देखा है डंकिन डोनट्स, बर्गर किंग के ऊपर, क्योंकि वो दे टेक केयर ऑफ देयर ओन एक्सपेंसेस। उनका ये नहीं होता कि अम्मी अब्बू पैसे देंगे तो होंगे, लेकिन देयर पेरेंट्स एनकरेज देम टू टेक अ जॉब आउटसाइड। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नहीं, इतने बजे घर आओ, इतने बजे मत आओ, और क्या कहते हैं, बाहर नहीं जाओ, दोस्तों के साथ नहीं जाओ। भाई, जब बच्चा स्ट्रीट्स पे जाएगा नहीं तो वो स्ट्रीट स्मार्ट कैसे बनेगा? उसको कैसे नोहा होगी दुनिया की? सो प्लीज गिव सम इंडिपेंडेंस टू योर चाइल्ड, उनको बाहर जाके एक्सप्लोर करने दें, उनके ऑप्शंस देखने दें। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी किस्म का था कि हमारे यहाँ तो पार्ट टाइम जॉब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और स्टूडेंट्स तो जाहिर है फिर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम तो जॉब नहीं कर सकते हैं, और ना आई ही थिंक बहुत कोई सारी अलाउ करते हैं। जॉब्स या इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं।
और कोई भी जॉब हो सकती है. आप ये नहीं सोचें कि बिकॉज आई एम फ्रॉम अ वेरी एस्टीम्ड फैमिली आई विल नॉट डिलीवर पिज्जा. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए. आप देखिए द पर्पस, आई थिंक अपने बच्चों को ये लोग क्यों जल्दी जॉब पे भेज देते हैं, वो ये है कि बच्चों को रियलिटी पता चले कि बाहर की दुनिया कैसी है, हाउ इट इज लाइक टू डील विद पीपल. क्योंकि वही आपने अपने बच्चे को आई थिंक 27-28 साल की उम्र तक खूब पढ़ाया और उसको प्रैक्टिकल जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस. At 28 years of age, what would your child do when they go out in the real world? उनके लिए तो फिर बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होगा. तो एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल जिंदगी की नॉलेज देना भी माँ बाप का फर्ज है.